नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, भारत के लिए सोने पे सुहागा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अपनी दोस्ती साबित कर दी है। उसने भारत को अपनी कंप्लीट डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कंप्लीट डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत को देने के लिए अग्री कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए फ्यूचर में डिफेंस में फास्ट ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। दोस्तों, रशिया ने दुबई में एयर शो चल रहा था जहां पर दुनिया के बड़े बड़े देश आए थे, जहां पर भारत के तेजस ने भी अपना प्रेजेंटेशन किया और दुनिया को दिखाया। वहीं पे सुखोई 57 जो रशिया 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो भारत को देना चाहता है वो भी दिखाया, और दुनिया के कई देश वहां पर एयर शो कर रहे थे और अपनी अपनी ताकत को प्रेजेंट कर रहे थे। उसी बीच में हमारे बीच में खबर आती है कि रशिया इंडिया को सुखोई 57 फाइटर जेट देना चाहता है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 5th जेन फाइटर जेट अपने आप में दुनिया में नाम कमा रहा है, नाम जान रहा है कि अपने आप में बहुत बड़ा फाइटर जेट होता है। बड़े का मतलब ताकतवर के रूप में। और वो F-35 फाइटर जेट जो अमेरिका का है उससे भी कहीं ना कहीं अच्छा है, ऐसा कहा जा रहा है रशिया के द्वारा। रशिया भारत को सिर्फ सुखोई 57 देना ही नहीं चाहता है, वो ये भी कह रहा है कि भारत उसको बनाए भी और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देगा पूरी तरीके से। आने वाले समय में फिर एक खबर आती है और हमारे बीच में चलने लगती है कि रशिया इज रेडी टू सप्लाई इंडिया विद एनी नेसेसरी मिलिट्री इक्विपमेंट्स। रोस्टर एक कंपनी है, वहां रोस्टेक कंपनी है, उसके सीईओ ने कहा, उसको कवर भी रशियन न्यूज एजेंसी कर रही है। और इन्होंने ये कहा है कि रशिया एंड इंडिया रिमेन स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड मॉस्को इज रेडी टू सप्लाई न्यू दिल्ली विद ऑल मिलिट्री इक्विपमेंट्स नेसेसरी फॉर कंट्रीज सिक्योरिटी। रोस्टेक कॉर्पोरेशन सीईओ ने यह कहा है, और यह कहा जाता है पुतिन के बहुत करीबी भी हैं। Regarding the relation between Russia and India, we have always been remain key partners, strategic partners. Moreover, will continue to work with India, and we are ready to supply India anything needs any military equipments to। इन्होंने जर्नलिस्ट को बताया जो कुछ भी भारत चाहता है हमसे, हम उसको सब देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी दुनिया का देश अपनी सबसे ताकतवर चीजें जो उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं करता है किसी देश को। अपनी ताकत को बनाए जाने के लिए, मन मेंटेन रखने के लिए वो वही करेगा कि हमसे हमारे पास वो चीजें रहें जो दुनिया में किसी के पास ना हो, कि वॉर के टाइम में हम थोड़ा अपर लेवल पर, अपर पॉइंट पर रहें किसी भी सामने वाले दुश्मन से या किसी भी केस में। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के लिए रूस की मित्रता का सबसे बड़ा प्रूफ कहीं ना कहीं दिख रहा है। और रूस भारत का छोटा मोटा पार्टनर नहीं है। ये आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर। ये लिस्ट दर्शाती है कि रूस ने भारत को जो ऑर्डर दिए हैं साल 2016 से लेकर 20 के बीच में, इतने डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत रूस से ले चुका है। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा इंपोर्टिंग नेशन है डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में, लेकिन धीरे धीरे भारत सेल्फ डिपेंडेंट भी होता जा रहा है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में आ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट भी बन रहा है और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इस तरीके से किसी देश का भारत को एक्सपोर्ट करना अपने आप में भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जब भी किसी भी देश को अगर इस तरह का ऑफर आता है तो वो उस देश को उतना ताकतवर समझते हैं कि वो देश उस लायक है कि वो उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को होल्ड करे। और वहां पर भारत एक बहुत बड़ी मार्केट रूप में रशिया को दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत के जो हिस्टोरिक रिलेशन रहे हैं रशिया से, वो बहुत ही ज्यादा आसानी से नहीं, बहुत ही ज्यादा समय लेकर बने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही रशिया इनिशियली डिपेंड ऑन द वेस्टर्न नेशंस पर डिपेंड रहता था। उसका वेस्ट टुवर्ड्स द सोवियत इन 1970 सोवियत इक्विपमेंट इवेंचुअली कंस्टिट्यूटिंग 85% ऑफ डिफेंस इंपोर्ट होते थे रशिया के। 1971 में ट्रीटी हुई, इंडो रशियन ट्रीटी हुई, जहां पर दोस्ती हुई, कॉपरेशन वाज पिवटेड मूवमेंट। इट इंक्लूड अ सिक्योरिटी क्लॉज स्टेटिंग दैट अटैक ऑन इंडिया वाज एन अटैक ऑन सोवियत यूनियन व्हिच प्रूव्ड दैट क्रूशियल ड्यूरिंग 1971 वॉर। जैसे अभी आपने लेटेस्ट में सुना था कि अटैक ऑन पाकिस्तान इज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, इसमें मिसकंसेप्ट कर गए थे। अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज अटैक ऑन पाकिस्तान।
अरब नेशंस के साथ अरब मोहम्मद बिन सलमान के साथ इन्होंने ट्रीटी की थी, वही ट्रीटी रशिया ने भारत के साथ की है। वो ट्रीटी के चलिए मायने ही खत्म हो गए, लेकिन रूस ने हर बार जहां जहां जिस जिस जगह पर भारत को जरूरत पड़ी है और भारत ने जहां जहां जिस जिस जगह पर रूस को जरूरत पड़ी है वहां पर भारत खड़ा हुआ रहा है। सबसे पहला उसका प्रूफ है 1971 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी, वहां पर रशिया ने हमारी किस तरीके से मदद की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पोस्ट 1991 में टर्बुलेंस आया, जो प्रो चाइना हो गया था, वहां पर उनके जो बोरिस येल्सिन थे प्रो वेस्ट हो गए और प्रो चाइना हो गए, वहां पर थोड़ा सा डाउनग्रेड आया, लेकिन धीरे धीरे हमारे रिलेशंस स्ट्रांग होते चले गए। चाइना जो रशिया के साथ करंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, आज हम लोग इस लेवल पे चले गए हैं कि हम जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, साइटेड एज प्राइम एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल जॉइंट एक्सपेरिमेंट। एविएशन में Su-30 MKI है रिमेन्स अ बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड डिस्कशंस आर कि सुखोई 57 भी 6th दे रहे हैं एंड को डेवलपिंग, एक साथ मिल करके सुखोई 57 तो रशिया हमको दे रहा है, 5th जेन मिसाइल दे रहा है, लेकिन रशिया भारत के साथ मिलकर के 6th जनरेशन फाइटर जेट मिसाइल बनाने का भी प्रयास कर रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है? इंडिया इज इंक्रीजिंगली लेवरेजिंग अ रशियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू बूस्ट इट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। याद रखिएगा, आप जब किसी भी चीज को बनाने का प्रयास करते हैं, अगर आप उसको बूटस्ट्रैप से बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसका बेस इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि ये कैसे कैसे बनता है। तो भारत 5th जेन मिसाइल बनाने का प्रयास कर रहा है, इंजन बनाने का प्रयास कर रहा है, अगर सीधे उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाती है तो भारत अब 5th जनरेशन पर काम ना करके सीधे 6th और उसके आगे ही बढ़ने की बात करेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी आ गई है, या जितनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल हमारे पास है, रशिया के द्वारा दी गई है, अब हम S-500 भी रशिया हमको ऑफर कर रहा है, तो शायद हम पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपने लिए और अच्छा सिस्टम उसकी मदद से बना सकते हैं। तो करंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। फ्रिक्शन क्या है? रशिया से हमने जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि 68% से 59% पर आ गया है। रीजन क्या है कि इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है, यूएस से भी ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है, राफेल लेते हैं, यूएस से मिसाइल्स लेते हैं एंड इजराइल से भी बहुत सारे लेते हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इशू इंटीग्रेटिंग रशियन हार्डवेयर विद न्यूली एक्वायर्ड वेस्टर्न सिस्टम क्रिएट लॉजिस्टिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन मिलिट्री के लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि रशियन इक्विपमेंट्स को वेस्टर्न इक्विपमेंट्स के साथ अलाइन करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट लगता है, तो भारत के लिए भी चिंता है और रशिया भी चाहेगा पूरी तरीके से भारत उसका कस्टमर बने, पूरी तरीके से भारत उसका ट्रेडिंग पार्टनर बने। ये तो हर देश चाहता है, लेकिन भारत भी ट्रेड बैलेंस बना करके रखता है कि हम कहीं ना कहीं इतना भी डिपेंडेंट ना हो जाएं कि हमें इससे दिक्कत झेलनी पड़े। ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? लेकिन वाइल बायलैटरल ट्रेड सर्च 50 बिलियन रशिया ने भारत को ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर किया है, याद रखिएगा ये सिर्फ ऐसे नहीं कि उसको खुशी मिल गई उसने कर दिया, इसमें सबसे बड़ा रोल है रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान चाइना और भारत ने मिलकर के रशिया को कहीं ना कहीं बैलेंस किया है रशियन ऑयल से। हमने ये हमेशा प्रेफरेंस रखी कि भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में जो अपना इंपॉर्टेंस था, वहां पे जहां फायदा था भारत को दिख रहा था, तो उसने रशिया से एक बहुत बड़े अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट तब से करता चला आ रहा है और आज की डेट में कर रहा है, जिससे रशिया को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है ग्लोबल मार्केट में सप्लाई चेन में मेंटेन बने रहने के लिए। क्योंकि वॉर होती है तो इकोनॉमिक लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होगा तो उसको कहीं ना कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं भारत और चीन के जो ऑयल इंपोर्ट हैं, ये भी दुनिया इसको क्रेडिट देती है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं इसी वजह से बैलेंस बने हुए हैं। अगर भारत को यूएस या कहीं दूर से ऑयल मंगाना पड़े इतने ही अमाउंट में, तो भारत में भी महंगाई बढ़ेगी, साथ ही साथ पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये अपने आप में देखने वाला पॉइंट है कि भारत ओवरऑल बैलेंस ऑफ पॉइंट बना के चल रहा है और ये देख रहा है कि हम किसी न मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर हर देश से इतना अच्छा रिलेशन बना करके चले कि हमारा काम आसानी से बने। क्योंकि एक सिंगल कंट्री पर डिपेंडेंट रहना है, कुछ ही देशों पर डिपेंडेंट रहने से हमको दिक्कतें होंगी। अगर हम इसको डाइवर्सिफाई करके रखेंगे तो हम एक तरफ से अगर हमें कोई परेशानी होती है तो दूसरी तरफ से वो कवर अप कर सकता है, वो डील कवर। हर क्षेत्र में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर फैक्टर में भारत ने क्या किया है? यूनिक डायलेमा फेस किया है कि इट रिलाइज ऑन रशियन आर्म्स एंड सेपरेट पार्ट्स बट सीक क्लोजर टाइड्स विद द वेस्ट। सबसे बड़ा गेम ये खेला है कि यूक्रेन वॉर के अंदर भारत ने किसी का पक्ष ना लेके
मीडियन पार्ट में बना रहा कि हम आपकी वॉर में नहीं पड़ेंगे, हम वॉर के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हम रशिया का भी साथ है और हम वेस्ट के भी साथ हैं, हम वॉर में पीस की तरफ हैं। भारत ने एक लेवल पे अपने आप में डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन अपनी होल्ड कर ली। डिप्लोमेटिक स्टांस में इंडिया शिफ्ट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट की तरफ चलना से मल्टी अलाइनमेंट पे चला गया। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी की तरफ नहीं है, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम सबके साथ सबके सही में हैं। सबके साथ सबके सही में का मतलब रशिया के यूक्रेन को मारने को भी हम गलत कहते हैं और साथ ही साथ रशिया के साथ जो गलत हो रहा है हम उसके भी साथ खड़े रहते हैं। तो ये अपने आप में भारत के लिए दिक्कत भी है, लेकिन इसको भारत अगर बैलेंस कर ले जाता है तो फ्यूचर के अंदर यूएन रेजोल्यूशन में भारत रशिया में पीएम मोदी ने स्टेट किया है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पीएम मोदी ने स्टेट किया है कि वॉर का एरा नहीं है। प्लस हम लोग यूएन में इनकी वोटिंग में एब्सटेन रह करके ये दिखाते हैं कि हम आप में किसी ना किसी का पक्ष लेकर के अपने आप को एक तरफ ना रख के हम आपके सबके साथ हैं और हम वॉर के साथ नहीं हैं, क्योंकि हम वॉर के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये वॉर रुके। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या आई? भारत ने इस समय पर पेमेंट को रुपी और रूबल में किया और जो नॉन वॉस्ट्रो अकाउंट में रशिया के अंदर थोड़ी सी रशिया के लिए प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर डॉलर में ट्रेड होता है, लेकिन रशिया के पास भी एक प्रॉब्लम है कि रशिया डॉलर इस समय यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और रशिया का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत ने बाय किया है इस ऑयल को, ऑटोमेटिकली रशिया को कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर मिल रहा है। और फ्यूचर सप्लाई जो है यहां पर यह आता है कि रशिया विल हैव एक्सेस टू प्रोडक्शन। अगर जैसे ही वॉर खत्म होती है और उसके ऊपर से सैंक्शन हटते हैं तो ऑटोमेटिक उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वॉर को सब पूरी दुनिया एज अ इक्विपमेंट एक्सपेरिमेंट देखती है। जितनी भी वॉर हुई है पिछले 5 साल 3 साल के अंदर वो देखा जाएगा और जो जो मिसाइल सबसे अच्छे तरीके से काम करी है हर देश अपने यहाँ इंपोर्ट करने को कहेगा। तो रशिया ने जिन जिन मिसाइल्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अपने वॉर के अंदर, इसको मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वॉर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि लोग दुनिया में डिफेंस में देखते कैसे हैं। वो देश इस चीज का ऑर्डर करेगा और आने वाले समय में रशिया को कहीं ना कहीं इसको प्रोड्यूस करने में फायदा मिलेगा और रशिया जो करंट में इकोनॉमिक लॉस झेल रहा है उसको वो फ्यूचर में जाकर के कवर कर लेगा। फ्यूचर आउटलुक कैसे हैं कि बोथ नेशन सपोर्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रशिया हो चाहे भारत हो, दोनों लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। भारत रशिया के साथ है, चाइना भारत का टसल चलता रहता है, लेकिन रशिया चाइना के साथ भी है। रशिया उन देशों के साथ भी है जो भारत का विरोध करते हैं और भारत भी उन देशों के साथ हमेशा रहता है जो रशिया का विरोध करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देश अपने अपने बैलेंस को बना कर रखे हैं और साथ ही साथ अपनी मित्रता के भी बना के रखे हैं। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया में बैलेंस हो रहा है। दिस शेयर्ड जियोपॉलिटिकल गोल कीप्स द पार्टनरशिप रेलेवेंट डिस्पाइट फ्रिक्शन। दिक्कत भी हो रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि तुम किससे दोस्ती रखते हो इससे मुझे मतलब नहीं, मैं किससे दोस्ती रखता हूं इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा गेम है कि हम अपने अपने फायदे के लिए जहां जहां जिस देश से जो ट्रीटी जो डील होती है हम उससे वो फायदा ले रहे हैं और इससे अगले देश को कोई परेशानी नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखें कि रशिया बिकमिंग इकोनॉमी का डिपेंडेंट कंट्री ऑन चाइना, चाइना पे बहुत हद तक रशिया डिपेंडेंट होता चला जा रहा है, जो भारत के लिए भी होता है कि हम इसको साथ दें। और इंडिया चाइना को एज अ प्राइमरी थ्रेट देखता है। थ्रेट हम नहीं कहेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना पे नजर रखता है कि कहीं ना कहीं चाइना हमारा कोई नुकसान ना करे ओवरऑल। करंट में खबर भी बहुत तरीके की आ रही है, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि चाइना किस तरह से हमें बैक स्टैबिंग करता रहता है, हमारे पीठ पे छुरा भोंकता रहता है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है? रशिया माइट इवेंचुअली फेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू पार्टनर्स। भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और यहां पर आता है कि इनफॉर्मल अग्रीमेंट माइट बी नीडेड टू डिवाइड स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब वहां पर एक अग्रीमेंट शायद फ्यूचर में देखा जाएगा। ये दिखता है कि भारत और चाइना और रशिया साथ में बैठेंगे और एक अग्रीमेंट इनफॉर्मल साइन होगा कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं और इनके साथ हम क्या ट्रेड बैलेंस कर रहे हैं, क्या किस तरह का हमारा डिप्लोमेटिक टॉक है, इसका आपस में देशों से कोई मतलब नहीं है। ये हो पाना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये दुनिया के अंदर एक ट्राइलैटरल जो रिलेशंस है ऑटोमेटिक बहुत ही हाई लेवल पे ग्रो करेगा। क्योंकि दोस्तों वेस्ट के अंदर अगर यूएसए और यूरोप बैठे हैं तो यहाँ पर RIC रसिया, इंडिया एंड चाइना एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। चाइना
चाइना अपने आप को इतना बड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बना चुका है, भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और रशिया को पूरी दुनिया जानती है, वो इतना साइलेंट पावरफुल नेशन है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर ये तीनों एक साथ आ गए और ये बात कर लिए बैठ करके और ये बात बन गई, तो दुनिया के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आंख उठा करके देख ले। आर्म्स एक्सपोर्ट राइवलरी के अंदर इंडिया जो बूस्ट ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट में है, धीरे धीरे भारत सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है और भारत से ही बनाकर बेचता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन भारत इसको भी बैलेंस कर ले जाएगा, उसको ट्रेडिंग पार्टनर बनाएगा और साथ में प्रोड्यूस करके रखेगा। देखिए दोस्तों, भारत करेंटली, आप ध्यान से देखिए, भारत आज आप ध्यान से देखिए, चाइना भारत से खुल के विरोध नहीं कर पाता है, यूएस भारत से खुल के विरोध नहीं कर पाता है, और रशिया तो भारत का मित्र ही है। तो जिस तरीके से भारत ये बैलेंस, मल्टीपोलर बैलेंस बना रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए घातक भी साबित हो सकता है। अगर इसको लॉन्ग रन में चलाते हुए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर ले गया तो भारत के लिए वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक बार को भारत की इकोनॉमी 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर के लेवल पे पहुंच जाती है तो अंदाजा लगा लीजिए दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ अपने टाइज तोड़ना नहीं चाहेगा। 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर के साथ साथ देश की 150 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और भारत डिफेंस के अंदर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। भारत कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर, और कितनी ज़रूरत है हमें डिफेंस में इन्वेस्ट करने की, ये आपको सबको तो अभी करंट की सिचुएशन पिछले 3 साल में देख करके पता ही चल रहा है। तो रशिया का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर करना और ये ऑफर करना कि भारत हमसे कुछ भी ले सकता है, जो हमें इक्विपमेंट कहेगा वो हम उसको देंगे, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है आज पूरी दुनिया के अंदर भारत। तो करंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है और रशिया भारत के रिलेशंस किस तरह से चल रहे हैं, वो हमको कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय उस पर हमें ज़रूर बताइए, और हमारे छोटे से चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा लिया करिए कि आपके पास नोटिफिकेशन कंसिस्टेंट आए जैसे ही हमारे पास से वीडियो आप तक पहुंचती है। नमस्कार।